बात मुलाकात के इस खास सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने रचनाकार प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जी। लगातार इनका लेखन अभी भी जारी है। देश विदेश के तमाम मसलों पर विश्वनाथ जी लिखते भी रहे हैं और अपनी बेबाक राय भी देते रहे हैं। आपका बहुत लंबा सफ़र रहा है इस पूरे दौर में। आपने आज़ादी के बहुत पहले से देश के तमाम हालातों को देखा, समझा। आज की स्थिति को तब और अब की स्थिति में अगर आप देखें तो क्या फ़र्क पाते हैं आप? देखिए, मुख्य बात यह है कि वो स्वाधीनता आंदोलन का दौर था। स्वाधीनता नहीं थी, हम पराधीन थे, लेकिन स्वाधीनता हमारा स्वप्न थी। आज हम स्वाधीन हैं, लेकिन हमारा स्वप्न स्वाधीनता नहीं रह गई है। क्या स्वप्न रह गया है, इस पर विचार करेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। हम पराधीन थे, लेकिन हमारे चेतना में, हमारे अंदर, हमारी आंखों के सामने एक सपना था कि हम आज़ाद होंगे, तो हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। आज यह एक बड़ा अहम सवाल है जो आपके सवाल से पैदा होता है कि हम हैं तो आज़ाद, लेकिन हमारा पूरे देश का सपना क्या है, हम क्या चाहते हैं, किसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो आपको सारा अंतर पता चल जाएगा। जब हम आज़ाद हुए तब हमने एक सपना बनाने की कोशिश की थी, और शायद अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो वो सपना समाजवाद का था शायद, लेकिन उस सपने को हम सार्वजनिक नहीं कर पाए। तो अब हमारे देश का वो सामूहिक या राष्ट्रीय स्वप्न क्या है, ये हम नहीं जानते। इसलिए कभी कभी ये सवाल पैदा होता है, क्या आज़ादी के बाद हम आज ज़्यादा आज़ाद हैं? कभी कभी मन में सवाल पैदा होता है कि हम आज़ादी पाने के पहले, यानी जब हम पराधीन थे, तब ज़्यादा आज़ाद थे कि आज हम ज़्यादा आज़ाद हैं। राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से तब हम शायद आज़ाद नहीं थे, हम पराधीन थे, गुलाम थे। अब हम आज़ाद हैं, लेकिन अब हमारी चेतना, हमारी मानसिकता, हमारा स्वप्न, हमारा विचार क्या आज पहले से ज़्यादा आज़ाद है? ये बहुत बड़ा अंतर है कि हमारा एक स्वप्न था स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता जो है वो केवल एक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति नहीं है। स्वतंत्रता वस्तुतः एक चेतना की मानसिकता है। स्वतंत्रता जब हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, एक सीमित, वो श्रृंखलता का पर्याय नहीं है, लेकिन जो हमारे मूल्य हैं, उन मूल्यों के अनुसार हमें कुछ करने की, यानी एक शब्द में सर्जना की स्वाधीनता है, कुछ नया पाने की, कुछ बेहतर बनने की हमें आज़ादी है पूरी। तो उस तरह से ये सारी समस्याएं विचारणीय हैं, और ये बहुत बड़ा अंतर है मेरे ख्याल से। नहीं, लेकिन लेखन के क्षेत्र में अगर बात करें, रचना कर्म के क्षेत्र में, तब के लेखन में और अब के लेखन में जिस तरह के फ़र्क, या लेखकों के चिंतन में या विचारधारा में जिस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको हमें एक ऐतिहासिक क्रम में लेना पड़ेगा। स्वाधीनता आंदोलन में उस स्वाधीनता का बहुत बड़ा असर हमारे लेखन पर था। नेहरू युग में बहुत कुछ हमने पा लिया है और कुछ नया पाना है। यह एक लहर थी नेहरू युग में। इसलिए आप नेहरू युग में आप देखेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञेय, यहाँ तक कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास, यशपाल, और भी बहुत लोग जो एकाएक नहीं याद आ रहे हैं। लेकिन नेहरू युग की समाप्ति के बाद समाज साहित्य में एक मोहभंग का और प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। एक ख़ास तरह की निराशा का युग आया, जो आपको कविता में या नई कविता की जो
मूल्यांधता, नई कविता की तो नहीं, अकविता की मूल्यांधता उसमें सब दिखलाई पड़ेगा। निराशा की, हताशा की, मोहभंग का सोच रहा था। आज का जो युग है वो आप देखते हैं कि एक तो विमर्शों का युग है, नारीवादी विमर्श, स्त्रीवादी विमर्श, दलित विमर्श और अनेक प्रकार के विमर्श, अस्मिताओं का आपस में टक्कर, ये सब। तो अस्मिताएं कोई बुरी चीज़ नहीं है। जो जहाँ है वो वहाँ पर जो उसके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसके विरुद्ध लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई। लेकिन अस्मिताओं की लड़ाई ऐसी लड़ाई होनी चाहिए, विमर्शों की लड़ाई ऐसी लड़ाई होनी चाहिए कि एक अस्मिता किसी दूसरी अस्मिता को नुकसान न पहुंचाए। जैसे दलित अस्मिता है या स्त्री अस्मिता है या और भी तरह की क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं, वो सब अस्मिताएं आपस में एक दूसरे का विरोध न करें। अगर आपस में दूसरे का विरोध करते हैं तो फिर दलित इन अस्मिताओं में ख़ास तरह की संकीर्णता पाई जाती है। वो आज के साहित्य के लिए बहुत शुभ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय देश के सामने, देश के साहित्यकारों के सामने, आप कहें देश के लेखकों के सामने, बुद्धिजीवियों के सामने भी कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्वप्न नहीं है। विमर्शों का, विभिन्न अस्मिताओं का, उनकी होड़ का ज़्यादा योग्य दिखलाई पड़ता है। ऐसा कोई लेखन जो सार्वजनिक हो, जो सबके लिए हो, जिसमें अंतर संबंधता बहुत हो, इंटरकनेक्टिविटी बहुत हो, ये आपको कम दिखाई पड़ता है। और इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि वो साहित्य भी एक उद्योग बनता जा रहा है। वो भी मुख्यतः प्रचार का तंत्र बन गया है। तकनीकें, आप देखते हो कि साहित्य पर तकनीक का कितना दबाव है। तो तकनीक का चक्कर ये होता है कि तकनीक जो है वो साइंस नहीं है, तकनीक फिलॉसफी नहीं है कोई। तकनीक किसी चीज़ को, कोई चीज़ कैसे की जा सकती है, कितनी सुविधा से, कितनी दिक्कत से, इसमें तो फ़र्क डाल सकती है। लेकिन तकनीक अपने आप में कोई बहुत बड़ा विचार, कोई बहुत बड़ी आइडिया, कोई बहुत बड़ा दर्शन, ये तकनीक अपने आप में कोई स्वप्न नहीं दे सकता। यानी साहित्य पे तकनीक हावी है, तकनीक हावी है, प्रचार हावी है, और थोड़ा बहुत ये है कि जो अस्मिताएं हैं वो बहुत ज़्यादा आपको दिखलाई पड़ती हैं। इस बीच में अगर आप मुझसे पूछें कि इस समय साहित्य की जो मानवीय मूल्य हैं या जो साहित्य जिनकी चिंता करता है, वो बहुत बड़ी चिंता क्या है। कहानी में, उपन्यास में, हर जगह मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ी मानवीय चिंता इस समय मैंने कहानियों में देखी है, उपन्यास में देखा, कविताओं में भी देखा, कहानियों में विशेष रूप से दिखाई पड़ती है, जिससे मेरा ध्यान बहुत आकृष्ट किया है और जो मुझे बहुत शुभ लगता है कि हम बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, तथाकथित विकास कर रहे हैं। और नई तकनीक यह करती है कि पिछली तकनीक को एकदम से आउट ऑफ डेट कर देती है। जैसे आप ये देखते हैं कि जैसे ही फोटो स्टार्ट शुरू हुआ तो टाइपराइटर्स खत्म हो गए। आपने देखा कि जैसे मोबाइल शुरू हुई वैसे पुराने जो लैंडलाइन वाले टेलीफोन थे वो ख़त्म हो गए। तो नई तकनीक जो आती है वो पुरानी तकनीक जो ख़त्म करती है, गतकालिक करती है, तो इससे रोज़गार, पेशे सब पुराने ख़त्म होते हैं। एकदम से बहुत बड़ा जनसमूह गतकालिक, आउट ऑफ डेट हो जाता है। उसकी साहित्य में चिंता, इसमें एक लेखकों का एक ऐसा समूह है जो इसकी बहुत बड़ी चिंता कर रहा है कि जो विकास के दौर में जो हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जो पीछे छूटते जा रहे हैं, और ये पीछे छूटना किसी एक ही समूह के साथ नहीं हो रहा है। आर्थिक दौर पर, साइंस के दौर में, भाषाओं के दौर में,
और तमाम दौर में जो आगे बढ़ जाता है तो जो पीछे इतना बड़ा समाज रह जाता है उसका क्या होता है। नहीं, जैसे आज के दौर में किसी भी प्रगतिशील लेखकों के जो आंदोलन पहले चलते थे, आज के दौर में क्या उसकी कोई संभावना या कोई गुंजाइश? यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि इस जो विमर्श हैं और जो खंडित अस्मिताएं हैं, उन्होंने प्रगतिशील आंदोलन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जिसे अगर आप कहें तो आप उसे अगर वर्गीय अस्मिता आप कह दें, लेकिन प्रगतिशील आंदोलन में एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि उसमें अंतर संबंधता थी। आप चाहे ब्राह्मण हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, उत्तर के हो, दक्षिण के हो, प्रगतिशील आंदोलन उन सब की चिंता करता था, उन सब की भावनाओं को, आकांक्षाओं को आगे बढ़ाता था। उसको अगर आप जोड़ेंगे तो वो महान भक्ति आंदोलन, फिर स्वाधीनता आंदोलन और उसी की परंपरा कड़ी में प्रगतिशील आंदोलन था। लेकिन ये जो नया विमर्शवादी आंदोलन है, ये जो अस्मितावादी आंदोलन है, उन्होंने उस वर्गीय अस्मिता को, सार्वजनिकता को, अंतर संबंधता से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये खंडित समूह की आप कहेंगे उनका दौर बहुत कुछ आ गया है, इससे प्रगतिशील आंदोलन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और वर्गीय प्रगतिशील आंदोलन को नुकसान हुआ है। और अगर आप साफ देखते होंगे, चाहे आप इस बहस में उसको न लाना चाहें, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में, ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है वामपंथी आंदोलन को। पिछले 5-6 वर्षों का अगर घटनाक्रम देखें तो क्या आपको लगता है कि साहित्य के क्षेत्र में या लेखन के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव आपको दिखता है? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर इस देश में अंग्रेजी न होती, हिंदी दिवस में हम लोग यही कहते हैं ना कि हिंदी होनी चाहिए, भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। मैं भारतीय भाषाओं को ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि उनका साहित्य मैंने कम पढ़ा है। अगर मान लीजिए इस देश में आप कल्पना अंग्रेजी न होती तो कहने में तो बात बड़ी बुरी लगती है नकुल जी, लेकिन हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार पढ़ने को न मिलते। मैं हिंदी के उन अखबारों का नाम नहीं लेना चाहता आपसे। आप कल्पना कीजिए वही संस्थान हैं, वही स्वामी हैं, एक अखबार अंग्रेजी में निकलता है उन्हीं का और वही हिंदी में निकलता है, और दोनों में कितना फर्क है। हमें वो लेख, वो टिप्पणियाँ क्यों नहीं हिंदी अखबारों में पढ़ने को मिलती जो अंग्रेजी अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं? वहाँ पर स्वामी संकीर्ण हो जाता है और यहाँ पर उदार हो जाता है। ये कैसे होता है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं भाषा पर कोई आपत्ति कर रहा हूँ। अभी कल तक विष्णु परालकर थे, अरे अभी कल तक प्रभा जोशी थे। तो आप ये देखिए कि ये क्या अंतर है। ये अंतर तो साफ दिखलाई पड़ता है। और भाषा का विकास गतानुगतिकता का एक पंक्तिबद्ध काम करने में, जो मैंने शुरू में कहा थी कि स्वाधीनता और स्वतंत्रता जो होती है वो ठीक है, उच्छृंखलता नहीं है। वो किसी का लगातार विरोध करना स्वाधीनता नहीं है, लेकिन किसी का लगातार बिना समझे बूझे समर्थन करना भी स्वाधीनता स्वतंत्रता नहीं है। अगर इससे किसी भाषा का विकास नहीं होगा। अगर आप भाषा का विकास तो कुछ नया करने से, स्ट्रगल करने से, जहाँ विरोध करना है वहाँ विरोध करें, जहाँ आपको समर्थन करना है वहाँ आप समर्थन करें, तब तो भाषा का विकास होगा ना। विकास तो एक संघर्ष होगा ना। नहीं तो ये जो बदलाव है, क्या इसमें सत्ता का कोई रोल है? सत्ता जो होती है वो सत्ता तो अपनी नीति करती है, अपनी राजनीति करती है। सत्ता की भूमिका उसका तो पता लगाना चाहिए, उसका तो अन्वेषण करना चाहिए, वो पत्रकारों का काम है। लेकिन कुछ दाल में काला जरूर दिखलाई पड़ता है, लेकिन सत्ता को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जो सत्ता के पीछे दौड़ने वाले हैं वो एकदम से पकड़ में आते हैं, जल्दी पकड़ में आते हैं। सत्ता के जो पीछे लोग हैं वो ज़्यादा पकड़ में आते हैं। लेकिन इसका जो उत्तरदायित्व है वो तो ज़रूर सत्ता पर जाता है, ज़रूर किसी तरीके से जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा वातावरण पैदा कर रखा है, ऐसी सुविधाएं दे रखी हैं, ऐसी असुविधाएं दे रखी हैं। उनके हज़ारों हाथ हैं,
नहीं तो क्या इसमें साहित्यकारों और पत्रकारों को डर के कहीं किनारे बैठ जाना चाहिए ऐसी स्थिति में? मैं ये कह रहा हूं कि विकास करने का तरीका ही है कि आप डर कर न बैठें। हिंदी की सेवा का मतलब ये है कि आप डर कर न बैठें। आप संकीर्णता के कारण, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा सत्ता का विरोधी करें। अगर आप एक पक्षी हैं तब तो लोग खुद ही पहचान लेंगे कि आप एक पक्षी हैं, आप विवेक से काम नहीं ले रहे हैं। लेकिन जहां विरोध करना चाहिए वहां विरोध आप करें, जहां आपको समर्थन करना चाहिए वहां आप समर्थन करें, तो तब पता चलेगा कि आप उचित समर्थन कर रहे हैं, उचित विरोध कर रहे हैं। और इस तरीके से, इस संघर्ष से, इस विवेक से आप भाषा का विकास करेंगे, संस्कृति का विकास करेंगे। एक चीज अतुल जी, मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूँ, नहीं मुझे लगता है राजनीति भी संस्कृति है। और जब ठीक राजनीति की जाती है तो वो एक पक्षीय नहीं होती है। वो जैसे गांधी जी की राजनीति, स्वाधीनता आंदोलन की जो राजनीति है, वो एक सांस्कृतिक आंदोलन भी था, हमारा राजनीतिक आंदोलन। इसीलिए वो सिर्फ आर्थिक या कोई राजनैतिक, जिसे आप कहेंगे कि आज़ादी नहीं चाहता था, पॉलिटिकल आज़ादी नहीं चाहता था वो, बल्कि वो नशे से भी स्वतंत्रता चाहता था, वो नारी स्वतंत्रता भी करता था, वो पोशाक में दिखलाई पड़ता था, वो भाषा में दिखलाई पड़ता था, वो खाने पीने में दिखलाई पड़ता था, म्यूजिक में दिखलाई पड़ता था। आप जो एक तरह की ये जो आप नयापन दिखलाई पड़ता है आपको, तथाकथित नयापन है, वो नयापन नहीं है। वो सामग्री ज़्यादा जल्दी बिके, ये जो नयापन है जो एक लेवल है कि देखो हम वो कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं करता था, ये मजा लो, ये मजा लो। अब तो खाने पीने की चीज़ में कितना है, ये कोई कह सकता है कि जो रबड़ी और लस्सी है वो कोका कोला से कम मज़ेदार होती है? लेकिन आपने ऐसा प्रचार कर, ये प्रचार अब सांस्कृतिक है, इसलिए अब सांस्कृतिक है क्योंकि इससे पैसा कमाया जाता है, इसके सारे पीछे पैसे की हविस है। तो वो एक तरीके से आपकी आँख ही बदल देती है, प्रचार ऐसा आँख बदलता है। और कभी कभी जिस पत्रकारिता की बात आपने की थी, पत्रकारिता को इस से बचना चाहिए। मैं बहुत प्रशंसक और समर्थक हिंदी की पत्रकारिता का भी हूँ। हिंदी पत्रकारिता में सब कुछ वैसा ही नहीं है जिसकी प्रशंसा न की जाए, जिसका समर्थन न किया जाए। लेकिन अपनी भाषा में जब कोई कमी आती है और ये कहा जाता है कि हम तो अपनी भाषा के बहुत बड़े सेवक हैं, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, तब मन में कोई बात खटकती है। और ये जो मैं इतनी तेज बातें शायद कर रहा हूँ वो उस खटक के कारण कर रहा हूँ। आपने अभी चर्चा की उस जमाने की जब गांधी जी थे और उस दौरान पत्रकारिता या लेखन उनसे काफी हद तक उनके दर्शन से प्रभावित था। एक तो वो दौर था और आप उस दौर में शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत करीब भी थे। तो मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाह रहा था कि उस दौरान जब गांधी जी की हत्या हुई तो उस दौरान आपने उस पूरी स्थिति को बहुत करीब से देखा, तो उस दौरान के आरएसएस को और आज के आरएसएस के फर्क को आप कैसे देखते? बिल्कुल बड़ा फर्क है। मैं अगर आपसे कहूं कि जैसे हर संस्थाओं में अंतर है वैसे अंतर आरएसएस में अंतर है। मुझे नानाजी देशमुख मुझे बहुत मानते थे। बलरामपुर में मैं था, वहीं से अटल बिहारी वाजपेयी भी इलेक्शन लड़े थे। नानाजी देशमुख तो मुझे बहुत, अटल जी भी मुझे जानते थे, वो तो बाद में भी जानते थे। यहाँ जब तब तक मेरी बात भेंट हुई उनसे, जेल में एक बार भेंट हुई अटल जी से मेरी। देखिए आरएसएस के बारे में तब तो मैं कट्टर आरएसएस में था। मैंने सत्याग्रह किया था। मैं 3 महीने तक जेल में था। मैं इतना कट्टर था, उम्र मेरी कम थी लेकिन मुझे सॉल्टरी सेल में रखा गया था। मुझे यूपी भर से निकाल दिया गया था कि मैं शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। मैं बहुत विरोध में था, नेहरू के, गांधी जी के, इन सबका मैं विरोधी करता था। लेकिन एक बात थी कि वो जो आरएसएस के लोग थे, नानाजी देशमुख चाहे अटल जी हों, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हों, ये गलत
विचारधारा में लगते हैं, लेकिन वो बेईमान नहीं थे। देखिए, बेईमान होना एक बात है, गलत होना एक बात है। और वो लोग काफी त्यागी थे, काफी कोई वो उन्होंने काफी त्याग अपना कर रखा था। अब मैं गांधी जी के बारे में, गांधी जी की हत्या पर आज सोचा एक दूसरा बताऊं। मैं गांधी जी की जब हत्या हुई तो जो बलरामपुर में कई लोग ऐसे थे तो बड़े खुश थे, क्योंकि गांधी जी का विरोध जो है बहुत चरम पर था आरएसएस में जब गांधी जी की हत्या हुई तब। लेकिन उसमें से कई ऐसे लोग थे जो रोने भी लगे थे, आरएसएस के लोग भी रोने लगे थे, क्योंकि गांधी जी का व्यक्तित्व तो ऐसा नहीं था। गांधी जी का विरोध करना बड़ा मुश्किल काम था। ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता है कि गांधी जी अपनी हत्या के 3-4 दिन पहले आरएसएस की शाखा में गए थे, भाषण दिया था गांधी जी ने। तो कई ऐसे लोग थे जो माने गांधी जी की विचारधारा का विरोध करते थे, लेकिन रोते भी थे गांधी जी के लिए भी। मतलब उनकी हत्या के बाद जश्न मनाया गया? और जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो तब भी गाली उली दे रहे थे, मैंने ये कि चलो मर गया अच्छा हुआ, मर गया चलो अच्छा हुआ। और गांधी जी जो थे वो मुसलमानों के पक्षधर थे। मुसलमानों के लिए वो 55 करोड़ रुपया मांगते थे, क्योंकि ये था। लेकिन ये मिठाई उठाई बांटने का मैं ज़्यादा इसलिए जानता हूँ क्योंकि लोग बड़े विरुद्ध हो गए थे। आरएसएस के लोग आरएसएस के लोगों को पीटते थे पकड़ करके। जब गांधी जी की हत्या हुई है तो बलरामपुर में मुझे भी पकड़ करके एक बार वो मैं आरएसएस का जो चप्पल पल बेल्ट वोल्ट है वो लेकर कहीं रखने जा रहा था, तो मुझे पकड़ करके कांग्रेस के, छोटा सा था तब, मैं 15-16 साल का रहूँगा, वैसे कद में छोटा था और छोटा सा, तो मुझे पकड़ करके 2-3 थप्पड़ मारा और सब छीन छान लिया मुझसे। तो वो अगर जश्न मनाया भी होगा तो कहीं बैठ के मनाया होगा। अच्छा, आज जिस तरह से ये परसेप्शन नेहरू जी को लेकर के बनाया गया पिछले कुछ सालों से कि नेहरू ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, तो जिस तरह से ये बात आ रही है उसको आप किस नजरिए से देखते? व्यक्तिगत रूप से बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि बाद में आरएसएस के बाद में वामपंथी हो गया जी। राहुल जी की किताब पढ़ करके वामपंथी हो गया और काम किया। आरएसएस में भी जेल में गया और वामपंथी आंदोलन में भी जेल में, दोनों में जेल गया। लेकिन जिस दिन मैंने एक पत्रकार के मुंह से सुना, अंग्रेजी के पत्रकार के मुंह से, कि दिस मैन कॉल्ड जवाहरलाल, क्या कहा जाए, मेरे पास शब्द नहीं है। और इस सरकार ने तो ये किया है कि नेहरू विरोध को अपनी योजना का सब एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग बना लिया है। जैसे पहले उन्होंने पटेल नेहरू का, फिर सुभाष चंद्र बोस नेहरू का, फिर हर जगह जो है वो जो कश्मीर की समस्या है उसमें नेहरू ने सब गड़बड़ कर दिया। तो ये लगातार इतना नेहरू विरोध, जैसे नेहरू जैसे कुछ अच्छा किया ही नहीं। तो आने वाले टाइम में आपको क्या ये भविष्य क्या लग रहा है? अभी कुछ जो राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य जो नजर आ रहा है वो आपको कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, ऐसा है, बड़ा मशहूर वाक्य है और जो नेहरू जी बहुत कहा करते थे कि एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। निरंतर सजगता जो है वो आज़ादी की कीमत है। जो हमारे जनतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरोध में हैं, जो हमारी आज़ादी हमें नहीं दे रहे हैं, हमारी आज़ादी छीन रहे हैं, उनके विरुद्ध में लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर संघर्ष करते हैं लगातार तो हम अपनी आज़ादी वापस ले सकते हैं। ये मैं ज़रूर सोचता हूँ कि हमारे देश को इस समय एक बहुत व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन की ज़रूरत है। और वो सांस्कृतिक आंदोलन जो होगा वो सिर्फ राजनीतिक नहीं होगा, वो साहित्यिक होगा, भाषा का होगा, जनता के रोज़मर्रा के जीवन विधियों से संबद्ध होगा। वो क्षेत्रीय नहीं होगा,
वो सबके साथ मिल करके होगा वो सांस्कृतिक आंदोलन। कब होगा, कैसे होगा, और एक बात मैं और भी ज़रूरी कह देना चाहता हूँ, उस सांस्कृतिक और स्वाधीनता के आंदोलन के अंश और कण हमारे यहाँ विद्यमान हैं, वो आज भी सक्रिय हैं। सब लोग खामोश चुपचाप नहीं बैठे हैं। चाहे आप अखबार पढ़िए, चाहे साहित्य पढ़िए, चाहे जो कुछ देख, चाहे आप रोज़मर्रा के जीवन विधियाँ देखिए। जिस चैनल की हम इतनी विरोध कर रहे हैं, उस चैनल में ही कई ऐसे दृश्य आते हैं जहाँ आप देखते हैं कि लोग जागरूक हैं, और सिर्फ जागरूक नहीं हैं बल्कि सक्रिय हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब अंधकार बहुत ज़्यादा होता है तो चिराग की थोड़ी सी मामूली सी लौ भी बड़ी मूल्यवान होती है। आप जानते हैं, जब सूर्य नहीं डूबता था ब्रिटिश साम्राज्य में, तब गांधी जी ने नमक बनाना भी बहुत बड़ा विरोध का काम माना। तो अब चलते चलते हम आपसे एक आपके लिखने, पढ़ने और लेखन से जुड़ा हुआ कुछ सवाल करना चाहते हैं कि मौजूदा दौर में आपने लिखा तो बहुत कुछ, अब क्या आपकी योजना है, क्या लिखना चाह रहे हैं? कुछ ऐसा जो छूट गया हो जो आप लिखना चाहते हैं? नहीं, ऐसा छूट बहुत मन में, इस समय तो मेरे मन में इतनी बातें आती हैं कि मैं आपसे कह नहीं सकता कितनी बातें हैं। मैं इस समय जो एक तो मैं अपने गांव के बारे में और लिखना चाहता हूँ। दूसरी बात मेरे मन में जो दिमाग में छाई हुई, जो मैं नहीं कर पाऊंगा, कितने दिन चलना है, क्या करना है, छोड़िए उस बात को। लेकिन गांधीवादी सौंदर्य बोध जो है, गांधी जी का जो सौंदर्य बोध है, जो एस्थेटिक्स है, गांधीयन एस्थेटिक्स है, उस पर मैं बहुत सोचता हूँ, बहुत लिखना। जो सहजता है, जो आदमी सीधे साधे काम भर के कपड़े सिर्फ पहनता है, काम भर का सिर्फ बोलता है, काम भर का सिर्फ खाता है, उसमें कितनी खूबसूरती है। जो सबसे ज्यादा हमें दिखलाई पड़ती है भक्तिकालीन कविता में, रेमन काहे होत निराशा, नानक दुखिया सब संसार। इस कविता में जो खूबसूरती है, वही खूबसूरती पोशाक में होती है, वही खाने में होती है, वही बोलने में होती है। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा होती है तो वो कुरूप हो जाती है। जो एक्सेस है, एक्सेस जो है, जरूरत से ज्यादा होना, वो हमेशा खूबसूरती को गड़बड़ करती है। तो गांधी जी का म्यूजिक, वो जो उनकी प्रार्थना से म्यूजिक होती थी, लोगों ने कहा कि आप हिंदी का क्या करते? कहा मैं तुलसीदास का समर्थक हूँ, मैं हिंदी का विरोध कैसे करूंगा। लेकिन तो जब अनशन करते थे तो म्यूजिक दूर से सुनते थे, और उनके म्यूजिक के विचार, उनके पोशाक के विचार, लोगों के विचार, गांधी जी कहते थे कि कोई देश कैसा है इससे पता चलता है कि म्यूजिक कैसा पसंद करता है। आज हम कैसा म्यूजिक है कि नॉइज है, पोशाक है कि भड़कीली पोशाक है। तो ये सब के संदर्भ में जो गांधीयन एस्थेटिक्स है, और वो सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं सीमित है, वो तो पूरी संस्कृति है, पूरी दुनिया का भविष्य निर्मित है उस पर। नहीं, हम शुभकामना आपको देते हैं कि आप जरूर लिखें इस पे, और देश को ये जानना भी चाहिए कि आपने किस तरह से गांधी को देखा और उनके पूरे एस्थेटिक्स को कैसे महसूस किया। वो आप जल्दी से देखिए, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं मेरे साथ, लेकिन समय बहुत कम है मेरे पास। नहीं, ऐसा नहीं है, आप आराम से लिखें। नहीं, ठीक है। और हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और आप लोगों को बड़ी सुविधाएं हुई। मेरा घर बड़ा होता है, बहुत अच्छा। थोड़ा सा बुढ़ापे में आदमी सिनिकल और चिड़चिड़ा भी हो जाता है। मुझे भी चिड़चिड़ा हो गया हूँ, तो आप लोग टॉलरेट कीजिए, सहन कीजिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।